हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपका एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में पंचायती राज के बारे में और मध्य प्रदेश में पंचायती राज के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन, ठीक है, या फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन को। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार, उसे हम नगरीय स्थानीय स्वशासन कहते हैं। मतलब कि जो नगरीय क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर एक सरकार होती है जिसमें कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को संचालित किया जाता है। इसे हम नगरीय स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है पंचायती राज और दूसरा होता है नगरीय स्वशासन। तो पंचायती राज में 3 प्रकार हमने आपको बताए थे। पहला प्रकार बताया था ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। इसी प्रकार से जो नगरीय स्वशासन होता है, तो नगरीय स्वशासन को भी हम 8 भाग में बांटकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रेंड, तो जो नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन ये शहरी क्षेत्र में होता है और यह शहरी क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से शासन किया जाता है। जैसे नगर निगम आपने देखा होगा, नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, ठीक है। तो ये कैसे सरकार हैं? ये नगरीय स्थानीय सरकार होती है और इनके माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, शासन को संचालित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है। तो जो शहरी स्थानीय सरकार होती है या शहरी स्थानीय स्वशासन होता है, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक सीमित होता है? जहाँ तक हमारी राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करती है। आ रहा समझ में? जैसे कोई भी शहरी क्षेत्र है तो उस शहरी क्षेत्र की जो सीमाएं तय की जाएगी वहाँ तक उस शहरी क्षेत्र का शासन होगा, फिर आगे जाकर और कोई दूसरा शहरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो अब इसमें देखिए कि जो नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है, तो इसमें कितने प्रकार के निकाय होते हैं? तो हमारे भारत में नगरीय स्थानीय निकाय 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला प्रकार होता है नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पंचायत, चौथा अधिसूचित क्षेत्र समिति, 5वां शहरी क्षेत्र और 6वां छावनी बोर्ड, 7वां होता है पत्तनन्यास और 8वां होता है विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। तो ऐसे 8 नगरीय निकाय होते हैं हमारे भारत में। लेकिन फ्रेंड, हमको यहाँ पर 3 प्रकार इसके मुख्य रूप से पढ़ना है और यही हमसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कि हमारे भारत में जो नगरीय शासन प्रणाली होती है, तो नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। इसके बाद में केंद्र स्तर पर स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित होता है। तो ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे नगरीय स्थानीय स्वशासन है ये कितने मंत्रालयों से संबंधित होते हैं? तो ये 3 मंत्रालयों से संबंधित होते हैं। पहला मंत्रालय होता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दूसरा होता है रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले में, तीसरा होता है गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में, ठीक है। तो ये 3 मंत्रालयों से संबंधित होता है स्थानीय नगरीय स्वशासन, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए कि जो हमारा नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। हमारे भारत में कब कब या इतिहास में इसका कहाँ कहाँ पर वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। और हमारे भारत में ऐसे नगरीय निकायों की शुरुआत कब से होती है? तो देखिए इसमें इसका इतिहास क्या रहा है। तो हमारे भारत में आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई थी।
हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय ये नगरीय स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आता है। ठीक है, इसके बाद में इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि 1687 में 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था। तो भारत का पहला नगर निगम है मद्रास, और यह कब स्थापित किया गया था फ्रेंड? तो यह 1627 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ था। मतलब कि हमारे भारत में लॉर्ड मेयो ने भी प्रयास किया था स्थानीय स्वशासन के लिए, लेकिन इससे कोई मुख्य रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद फिर हमारे भारत में लॉर्ड रिपन, जिसका नाम आप जानते ही हैं, इसे सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं और भारत का उद्धारक भी इसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए पास करवाया था, जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसी के समय से स्थानीय स्वशासन की मुख्य रूप से शुरुआत भारत में होती है, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता इस लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि 1907 में एक रॉयल कमीशन गठित होता है। तो 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति की गई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस आयोग का जो अध्यक्ष था उसका नाम था हाव हाउस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन यह कब गठित हुआ था या इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 1907 में इसकी नियुक्ति की जाती है, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1909 ईस्वी में पेश की थी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे हाव हाउस, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक प्रणाली या द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का एक आंतरिक या अंतरित विषय बन गया, और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया जाता है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर जो द्विशासनिक प्रणाली है इसका अर्थ क्या है? द्वैध शासन प्रणाली इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे भारत में एक मंत्री को प्रभारी बनाया जाता है, जैसे भारतीय प्रभारी मंत्री हम कहते हैं। तो ये हमारे भारत में इसकी शुरुआत हो रही है किसकी? स्थानीय स्वशासन की। इसके बाद फिर आगे देखिए 1924 में, तो 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया जाता है। आ रहा समझ में? अब ये कैंटोनमेंट एक्ट ये पारित कब हुआ? 1924 में पारित होता है। इसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया जाता है। आ रहा समझ में? तो ये स्थानीय स्वशासन का इतिहास है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर लिखना होगा। हो सकता है आपसे यह पूछ ले 5 नंबर में कि भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास लिखिए या इसका ऐतिहासिक परिदृश्य समझाइए, तो आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, या 3 नंबर में ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में सर्वप्रथम पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया था, या पहला नगर निगम कौन सा था? तो आपको बताना होगा कि 1687 में पहला नगर निगम भारत का मद्रास था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद स्थानीय स्वशासन अर्थात नगरीय निकायों से संबंधित कुछ समितियां गठित की गई थी। ठीक है, तो ये समितियां क्यों गठित की गई थी? तो इन समितियों का उद्देश्य ये था कि भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन को गठित तो किया जाए, लेकिन इनका कार्यकाल कितना हो, कौन इसमें किस पद पर रहेगा, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इससे संबंधित हमारे भारत में कुछ समितियां और आयोग गठित किए गए थे। तो फ्रेंड इसमें देखिए कौन कौन सी समितियां और आयोग गठित किए गए थे नगरीय निकायों के लिए। तो नगरीय निकायों पर गठित एक समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें आता है नाम इसका
स्थानीय वित्तीय जांच समिति। ठीक है, तो स्थानीय वित्तीय जांच समिति यह गठित होती है कब? 1949-51 में। यह समिति है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, ये मैं है ऐसा। ठीक है, तो स्थानीय वित्तीय जांच समिति यह कब गठित होती है? तो यह 1949-51 में गठित की जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था P.K. बट्टल। ये आपको नाम ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो स्थानीय स्वशासन थे, अर्थात जो नगरीय निकाय थे, तो नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था स्थानीय वित्तीय जांच समिति। इसके अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना होगा। और किस वर्ष गठित हुई थी? तो 1949 में गठित होती है और 51 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली समिति आती है करारोपण जांच आयोग। ठीक है, तो अगला आयोग का नाम आता है इसमें करारोपण जांच आयोग। तो कर आरोपित किस प्रकार से किया जाए, तो इस पर आधारित एक गठित आयोग था, जिसका नाम था करारोपण जांच आयोग। और इसका गठन वर्ष आपको ध्यान रखना है, तो 1953-54 में इसका गठन किया जाता है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष जॉन मथाई को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे यहाँ पर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि करारोपण जांच आयोग कब गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष का नाम क्या था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है कि नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। तो जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं, तो नगर निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समिति गठित होती है। ठीक है, तो उनको प्रशिक्षण कितने दिन का देना चाहिए, कैसे प्रशिक्षण देना चाहिए और किन किन विषयों से संबंधित इन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो इस पर आधारित एक समिति गठित होती है। कब? 1963-65 में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था नूरुद्दीन अहमद को। तो नूरुद्दीन अहमद इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाए, इसकी अवधि कितनी होगी और इनको प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए, तो इससे संबंधित सिफारिशें इस नूरुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। तो ग्रामीण नगरीय संबंध समिति यह 1963 में गठित होती है और 66 में यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो A.P. जैन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली समिति आती है 5वीं, तो स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। यह 1963 में गठित होती है और इसके अध्यक्ष रफीक जकारिया थे। यह आपको ध्यान रखना होगा। यह समिति का उद्देश्य क्या होता है? इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो नगरीय निकाय होते हैं, तो नगरीय निकायों के जो वित्तीय साधन होते हैं, इनके जो वित्तीय संसाधन होते हैं, अर्थात इनके जो आय के स्रोत होते हैं, इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। आ रहा समझ में? तो इस पर आधारित यह समिति गठित होती है और इसके अध्यक्ष रफीक जकारिया थे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है, तो अगली समिति का नाम है कि नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति। इसका गठन 1974 में किया गया था और इसके अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी थे। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि नगर प्रशासन में बजट में सुधार के लिए, तो जो नगरीय प्रशासन होता है या नगरीय क्षेत्र होते हैं हमारे, तो नगरीय निकायों में बजट में सुधार किस प्रकार से हो, तो इस पर आधारित एक समिति गठित की गई थी 1974 में, 1974 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे गिरिजापति मुखर्जी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन, शक्तियां तथा कानूनों पर गठित या कानूनों पर गठित अध्ययन दल। आ रहा समझ में? क्या नाम है इसका? तो स्थानीय जो निकाय होते हैं या जो नगरीय निकाय होते हैं, तो नगरीय निकाय या नगर निगमों का गठन तथा शक्तियां और कानूनों पर गठित एक अध्ययन दल था, जिसके अध्यक्ष K.N. सहाय थे। और इसे कब गठित किया गया था? तो 1992 में इस दल को गठित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है नगरीकरण।
तो नगरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाता है। तो नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग गठित कब हुआ? 1985 में गठित होता है और 88 में इसने रिपोर्ट पेश की थी फ्रेंड। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे CN कुरिया, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगरीय निकायों पर या नगरीय निकायों में सुधार के लिए कुछ आयोग और समितियां गठित की गई थी, उनके नाम लिखिए। तो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर 3 नंबर में किसी एक समिति के बारे में आपसे पूछ सकता है, किसी एक आयोग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला आता है वर्तमान स्थिति। और जो 74वां संविधान संशोधन होता है तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये अब आप देखिए। तो जब हमने आपको पंचायती राज के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब 73वां संविधान संशोधन हमारी संसद में पेश किया जाता है तो उसी समय 74वां संविधान संशोधन भी संसद में पेश किया गया था। इसके बाद में दोनों सदन ने इसे पास किया और दोनों सदन के पास करने के पश्चात राज्यों की विधानसभाओं के पास जाता है और राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसे पास किया और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो 20 अप्रैल 1993 को हमारे राष्ट्रपति ने भी 74वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिए थे और जैसे ही उन्होंने इस पर अपनी अनुमति प्रदान की तो उसी समय इसका नाम हो जाता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसका नाम 1992 क्यों है? क्योंकि इसे 1992 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी? तो 1993 में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका नाम होता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी और यह संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी होता है? तो यह 1 जून 1993 से लागू कर दिया जाता है या प्रभावी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को या नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का खंड क जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो 73वां संविधान संशोधन था उसके तहत हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इस 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9A आ रहा समझ में, क्या जोड़ा गया था? भाग 9A या भाग 9 का भी हम इसे कह सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो ये कौन सा भाग जोड़ दिया जाता है? तो भाग 9 का या भाग 9A इसमें जोड़ दिया जाता है और संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड P से अनुच्छेद 243 के खंड ZG तक नगरीय निकायों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसी समय फिर एक और नई अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, वह अनुसूची थी 12वीं अनुसूची और उधर 73वें संविधान संशोधन के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आ रहा समझ में? इधर कौन सी जोड़ी गई? 12वीं, और उधर पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके विषय कितने थे? जो नगरीय निकाय हैं या नगर पालिकाएं हैं तो इसके विषय कितने हैं? तो इसके विषय आपको याद रखना है 18 विषय है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में यह पूछ ले 3 नंबर में कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में लिखिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? तो आपको याद रखना होगा कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसका प्रभावी होने का समय क्या है? तो 1 जून 1993 याद रखना है। इसके बाद फिर संवैधानिक प्रावधान कैसे लिखेंगे आप? तो भाग 9 का खंड क या भाग 9 का खंड ए या ए। इसके बाद फिर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 के खंड P से अनुच्छेद 243 के खंड ZG तक इसका प्रावधान है। अनुसूची 12वीं जोड़ी गई और विषय 18। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें आपको पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि जो 12वीं अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची में कौन कौन से 18 विषय हैं? तो ये देखिए इसमें अब 18 विषय कौन से हैं?
तो पहला विषय देखिए इसमें कि नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना आती है। तो नगरों के लिए योजना कौन कौन सी बनाना है ये हमारे नगरीय निकाय तय करते हैं। ठीक है, तो ये पहला विषय होता है। अगला विषय आता है इसमें भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, तो इनकी ज़मीन या भूमि आसपास रहती है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए और इसके बाद इसको रेगुलेट किस तरीके से किया जाए। इसके बाद में भवनों का निर्माण करना है आवश्यकता के अनुसार, ये भी इसी का विषय होता है नगरीय निकाय का। इसके बाद फिर अगला आता है आर्थिक व सामाजिक विकास योजना। तो जो शहरी क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्र होता है, उसका विकास किस प्रकार से हो। इसके बाद सामाजिक विकास कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय कैसी बढ़े, इससे संबंधित इसके कार्य होते हैं, विषय होते हैं। इसके बाद में सड़कों का निर्माण करना और पुल का निर्माण करना है। इसके बाद फिर अगला आता है घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति करना, तो पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके बाद में जो उद्योग होते हैं, उद्योगों के लिए भी जल की आपूर्ति करना, ये इसके विषय होते, कार्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है लोक स्वास्थ्य, मतलब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुफ्त में गोली दवाई प्रदान की जाती है। इसके बाद फिर यहीं पर हम देखते हैं कि स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में स्वच्छता विशेष रूप से बनाई रखी जाती है। जैसे इंदौर शहर में आप देखते हैं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए लगातार 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आया है हिंदुस्तान में। इसके बाद फिर सफाई और कूड़ा करकट इनका प्रबंध करना है, तो कहाँ पर कूड़े कचरे को फेंकना है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अग्निशमन सेवाएं। तो अग्निशमन सेवा जैसे कई बार क्या होता है कि शहरी क्षेत्र में कहीं पर आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए अलग से अग्निशमन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें फायर ब्रिगेड मशीन होती है, उसके माध्यम से आग को बुझाया जाता है, आग पर काबू किया जाता है। इसमें दमकल कर्मी कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है नगरीय वानिकी। तो नगरीय क्षेत्र में वन रोपण को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर पर्यावरण का संरक्षण करना है और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि करना है। तो जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनको सभी को बढ़ावा देना है, उन सभी में वृद्धि करना है। ये हमारे नगरीय निकायों का कार्य होता है या फिर उनके विषय होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए कि समाज के दुर्बल वर्गों, मतलब जो कमज़ोर वर्ग है समाज के, ठीक है, तो कमज़ोर वर्गों जिसके अंतर्गत दिव्यांग लोग आते हैं, इसके बाद में मानसिक रूप से कुछ मंद व्यक्ति लोग आते हैं, इनकी सुरक्षा करना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि झुग्गी बस्तियों का सुधार करना और उनका प्रोन्नयन करना। तो जो झुग्गी बस्ती है उनको सुधार करना है और इसके बाद में जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं उसमें सुधार करना है, मतलब झुग्गी बस्ती से मुफ्त कराना है इन लोगों को जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उनको पक्के मकान बनाकर देना है, उनके जीवन में बदलाव लाना है। ये सब हमारे नगरीय निकाय के कार्य होते हैं। अगला आता है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। तो नगर में, शहर में जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, तो उनकी निर्धनता को दूर करना है, उन्हें रोजगार प्रदान करना है। इसके बाद फिर अगला आता है नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क की व्यवस्था करना, उद्यान की व्यवस्था करना, खेल के मैदान की व्यवस्था करना आदि व्यवस्थाएं हमारे नगरीय निकाय करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि करना है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या होता है? तो सांस्कृतिक मतलब जो संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं ऐसे क्षेत्रों की वृद्धि करना है। इसके बाद में जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं इनको बढ़ावा देना है। सौंदर्यपरक क्षेत्र जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह चौराहों को सुंदर बनाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, जगह जगह चित्रकारी की जाती है जिससे सुंदरता स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है कि शव गाड़ना। इसके बाद फिर कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान तथा विद्युत शवदाह की व्यवस्था करना, ये हमारे नगरीय निकायों के कार्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जन्म एवं
मृत्यु पंजीकरण करना। तो शहरी क्षेत्र में हमारे नगरीय निकाय ये कार्य करते हैं। अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका भी पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, जन्म होगा बच्चे का तब भी और किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तब भी इन दोनों के ही प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना है, पार्किंग स्थल की व्यवस्था करना है, बस स्टॉप और जन सुविधाएं ये प्रदान करना है लोगों को। इसके बाद फिर अगला आता है वेधशालाओं, चर्म शोधनशालाओं आदि का नियमन करना। ये सब हमारे नगरीय निकाय के कार्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो नगरीय निकाय होते हैं इनके 18 विषय लिखिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो हमारे नगरीय निकाय हैं इनके संवैधानिक प्रावधान। तो जो हमारे नगरीय निकाय हैं इनका संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, तो देखिए इसमें संविधान के भाग 9A, ठीक है, इसमें लिखा है नगरीय निकाय के बारे में या जो नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 243 के खंड P से लेकर अनुच्छेद 243 के खंड ZG तक इसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखिए पहला अनुच्छेद इसका, तो अनुच्छेद 243 का खंड P, इसमें लिखा है इसकी परिभाषा के बारे में। तो जो नगरीय निकाय होते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, या इनकी परिभाषाओं के बारे में लिखा है अनुच्छेद 243 का खंड P। इसमें अगला देखिए, फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 का खंड Q। ठीक है, P के बाद क्या आएगा? Q आएगा। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें नगर पालिकाओं के गठन के बारे में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड R। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसमें नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड S। इसमें क्या लिखा है, तो S से आप याद रख सकते हैं समितियाँ। तो जो नगरीय निकाय होते हैं उनकी वार्ड समितियों का वर्णन किया है। इसके बाद में जो वार्ड समितियाँ होती हैं उनका गठन और उनकी संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड T। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें स्थानों का आरक्षण लिखा है, या स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे SC को, ST को और महिलाओं को आरक्षण देना। तो इनके आरक्षण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड T में किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड U। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है नगर पालिकाओं की अवधि आदि का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड V। इसमें लिखा है सदस्यता के लिए निर्हरताएं, मतलब जो सदस्य होते हैं इसके लिए अयोग्यता क्या होगी, इसका वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 243 के खंड V में। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड W। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व, इनका वर्णन इसमें किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे आता है अनुच्छेद 243 का खंड X। तो अनुच्छेद 243 के खंड X में क्या लिखा है, तो देखिए इसमें आगे इसमें लिखा है नगर पालिकाओं के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, मतलब कर लगाने की शक्ति, और निधियाँ, निधि का मतलब होता है उसका खजाना। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 के खंड X में, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड Y। इसमें लिखा है वित्त आयोग। ठीक है, तो जो वित्त आयोग होता है यह क्या करता है, तो यह वित्त आयोग हमारे केंद्र के वित्त आयोग को सिफारिशें करता है, और केंद्र का वित्त आयोग फिर हमारी केंद्र सरकार को सिफारिश करता है। इसके बाद फिर हमारी केंद्र सरकार इन स्थानीय नगरीय निकायों को अनुदान प्रदान करती है या अनुदान देती है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड Z। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का खंड Z, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।
तो हमारे नगरीय निकाय जो भी कार्य करते हैं उनके लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड जेड में किया गया है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड ए। इसमें लिखा है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। तो जो नगर पालिकाएं होती है या फिर हमारे नगरीय निकाय होते हैं, इन नगरीय निकायों के चुनाव के बारे में इसमें लिखा है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड वी। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में लागू होना, इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड सी। इसमें लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में, कतिपय का मतलब होता है कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। तो जो नगरीय निकाय होते हैं ये हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड डी। इसमें जिला योजना के लिए एक समिति का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें अनुच्छेद 243 का खंड जेड ई। इसमें लिखा है महानगर योजना के लिए एक समिति। आ रहा समझ में? तो जिला के लिए जिला योजना समिति, महानगर क्षेत्र है तो उसके लिए महानगर योजना समिति होगी। इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड एफ। इसमें लिखा है कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। आ रहा समझ में? तो जो विधियां हैं, जो कानून है वह बना रहेगा और जो नगर पालिकाएं हैं वह भी बनी रहेगी। जो नगरीय निकाय हैं वे भी बने रहेंगे, निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड जेड जी। इसमें लिखा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, अर्थात कि जो हमारे नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकायों के चुनावों में ये हमारे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? ये इसमें वर्णन किया गया फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं या इसके उपबंध हैं। तो देखिए इसमें 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या हैं या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पहला प्रावधान है कि नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, अब नगर पालिकाओं का गठन, तो इससे संबंधित एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 243 का खंड क्यों। ठीक है, तो इसमें हमारी नगरीय निकायों या जो नगर पालिका हैं इसके गठन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो नगर पालिकाएं होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की नगर पालिकाएं या फिर नगरीय निकायों का वर्णन किया गया है। तो ये 3 स्तर के नगरीय निकाय कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए पहला होता है नगर निगम। अब ये किस प्रकार के शहरी क्षेत्र में गठन इनका किया जाएगा तो हम आपको विस्तृत रूप से इसको आगे बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ इसकी विशेषताएं आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो नगर निगम होता है तो नगर निगम यह बड़े शहरी क्षेत्र में या बड़े नगरीय क्षेत्र में गठित किया जाता है, या जो महानगर क्षेत्र होते हैं तो महानगरों में नगर निगम गठित किया जाता है। तो महानगर में जैसे हमारे भारत में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये महानगर होते हैं, तो यहाँ पर भी नगर निगम होता है। जैसे इंदौर शहर है तो यहाँ पर भी नगर निगम होता है। तो ये बड़े जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है नगर पालिका या नगर पालिका परिषद। ये छोटे शहरों या लघु नगरीय क्षेत्रों में इसका गठन किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है नगर पंचायत। अब नगर पंचायत यह किस प्रकार के शहरी क्षेत्रों में गठित किया जाता है। तो नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसको हम कस्बा भी कह देते हैं कभी कभी। आ रहा समझ में? तो कुछ ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जो पहले गांव थे, अब धीरे धीरे किस में बदल रहे हैं, अब धीरे धीरे वे शहर में बदलते जा रहे हैं, शहर में तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत गठित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें नगर पालिकाओं की संरचना। तो नगर पालिकाओं की संरचना में देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? तो अब देखिए इसमें इससे संबंधित कुछ प्रावधान जो आपको याद रखना है।
तो अनुच्छेद 243 के खंड आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित कुछ उपबंध है, कुछ प्रावधान है। तो ये कौन कौन से उपबंध है या प्रावधान है, तो ये देखिए इसमें। तो पहला देखिए इसमें कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं यह क्षेत्र वार्ड के नाम से जाना जाएगा। आ रहा समझ में? क्या होगा इसमें? तो जो नगर पालिका क्षेत्र होगा तो यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में इसको बांटा जाएगा और ऐसा जो क्षेत्र होगा उसका नाम होगा वार्ड। इसके बाद फिर अगला आता है कि नगर पालिका के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होगा या अप्रत्यक्ष पद्धति से, यह तय करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होगी। आ रहा समझ में? तो जो राज्य का विधानमंडल है यह तय करेगा कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, ये राज्य का विधानमंडल तय करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वे चाहे तो निम्न व्यक्तियों को भी नगर पालिका की बैठकों में शामिल कर सकते हैं। तो कौन से व्यक्तियों को इन नगर पालिकाओं की बैठकों में शामिल किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों में देखिए जिनके पास नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, आ रहा समझ में, या ज्ञान हो, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या दिया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको नगर पालिकाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहाँ पर? तो जिस क्षेत्र में वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं उस क्षेत्र में उन्हें सदस्य के रूप में नगर पालिकाओं में भी प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा या उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखिए वार्ड समितियां। वार्ड समितियां का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड एस में किया गया है। आप इसको याद रख सकते हैं, एस से समितियां। ठीक है, तो सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती है तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, उनके प्रादेशिक क्षेत्र, उसके स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर, कानून बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान भी कर सकता है। इसके बाद फिर अगले आती है अन्य समितियां। अन्य समितियों में क्या होता है? तो अन्य समितियों में हम देखते हैं कि कई समितियों के अतिरिक्त राज्य विधायिका अन्य समितियों के गठन के लिए भी प्रावधान कर सकती है या राज्य विधायिका को अन्य समितियों के गठन करने का भी अधिकार प्राप्त है। ऐसे समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका के सदस्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद। अब आरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें, तो आरक्षण के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 से खंड टी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आरक्षण किसे किसे दिया जाएगा? तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, एससी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, एसटी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें आरक्षण से जुड़े कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो कौन कौन से प्रावधान है? तो देखिए इसमें पहला प्रावधान महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान देखिए इसमें, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे। आ रहा समझ में? जो एससी एसटी की सीट होगी तो एससी एसटी की सीट में 1/3 आरक्षण उन महिलाओं को भी प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से अलग नहीं होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है अनुसूचित जनजाति के लिए।
तो अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए इसमें कि जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं और शेष वही नियम जो पंचायतों के लिए लागू होते हैं। स्थानों का आवंटन इसमें एक रोटेशन में किया जाएगा या एक चक्रानुक्रम में होगा। इसके बाद फिर अगला आता है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, तो जनसंख्या के अनुपात में इसमें भी स्थानों का आरक्षण रखा गया है और इसमें भी वैसे ही जैसे पंचायतों के लिए होता है, इनका भी स्थानों का आवंटन भी चक्रानुक्रम में होगा। जैसे अगर पहले सीट मान लीजिए कि पिछले पंचवर्षीय में या पिछले चुनाव में मान लीजिए कि ओबीसी की सीट थी, तो अगले आने वाले समय में, अगले आने वाले चुनाव में एसटी को सीट मिलेगी। फिर इसके बाद में एसटी अगर चुनाव पर खड़ा होता है, चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो फिर जो अगला चुनाव होगा उसमें एससी को सीट मिलेगी। ऐसा फिर इसमें रोटेशन में सीटों का आवंटन होता है। इसको कहते हैं चक्रीक्रम या चक्रानुक्रम। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगला आता है नगर पालिकाओं की अवधि। तो जो नगर पालिकाएं होती है या नगरीय निकाय होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए इसमें इनका नगरीय निकायों का कार्यकाल, तो प्रत्येक नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य कर सकती है या कार्य करेगी। इससे पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। नगर पालिकाओं हेतु ऐसी स्थिति 6 माह से पूर्व चुनाव कराया जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नगर पालिका या जिस नगरीय निकाय को भंग किया गया है उसका चुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाना आवश्यक होगा। इसके बाद यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिकाएं गठित की जाएगी। अगर किसी नगर पालिका को, किसी नगरीय निकाय को भंग किया गया है और उसका कार्यकाल अगर 6 महीने से ज़्यादा बचा है, तो जो शेष समय बचा है उतने समय यह कार्य करेगी। आ रहा समझ में। फिर यदि 6 माह से कम की अवधि बची है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। आ रहा समझ में। जो भी नगरीय निकाय है उसका कार्यकाल अगर 5 महीने बचा है मात्र और उसको भंग कर दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में उसका चुनाव नहीं होगा। 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल होगा तो ही उसका चुनाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे कि सदस्यता के लिए निर्भरताएं। तो अनुच्छेद 243 का खंड वी, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर पालिका के सदस्य होते हैं, तो किन परिस्थितियों में उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पहली परिस्थिति होती है, देखिए इसमें कि संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत, मतलब कि जो राज्य का विधानमंडल होता है तो वह जो भी कानून बनाता है उस कानून के आधार पर या उस विधि के आधार पर उस सदस्य को या नगरीय निकाय के सदस्य को बर्खास्त किया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है। इसके बाद फिर तो जो भी विधानमंडल विधि बनाएगा, विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा उसके तहत उसे हटाया जाएगा। इसके बाद फिर अगला है कि यदि 21 वर्ष से आयु उसकी कम हो, अगर किसी ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो तो सबसे पहली बात तो वह चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है, इसके बाद निर्भरता संबंधी सारे विवाद राज्य के विधानमंडल के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अगर निर्भरता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विवाद है तो इस विवाद का निपटारा कहाँ होगा, तो इस विवाद का निपटारा राज्य विधानमंडल के द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारी होते हैं उनके समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा और इसका निपटारा किया जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखिए फ्रेंड, इसमें नगरीय निकायों के लिए चुनाव या फिर नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। ठीक है। अब इसमें देखिए तो राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिकाओं के चुनावों की जिम्मेदारी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZA तथा अनुच्छेद 243 के खंड ZG में चुनावों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है कि अनुच्छेद 243 का खंड K, तो इसमें लिखा है कि नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए
निर्वाचक नामावली तैयार करना है तथा उन सभी निर्वाचनों का संचालन भी करना है, उन निर्वाचनों का चुनावों का अधीक्षण भी करना है, निर्देश या आदेश देने का कार्य भी करना है, नियंत्रण का अधिकार भी है, ठीक है, नियंत्रण भी करना है। तो ये सभी अधिकार राज्य के निर्वाचन आयोग को प्राप्त होता है और यही राज्य का निर्वाचन आयोग उधर पंचायती राज का चुनाव भी संपन्न कराता है। फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है यह स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है, यह पंचायती राज और हमारे नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जा चुका है कि जो पंचायती राज होते हैं और नगरीय निकाय होते हैं अर्थात जो स्थानीय निकाय होते हैं इनका चुनाव कौन कराता है। तो इनका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, न कि हमारे भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का खंड ZA। अनुच्छेद 243 का खंड ZA, इसमें लिखा है कि राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब जो राज्य का विधानमंडल होता है, अब विधानमंडल का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो विधि बनाने वाली एक संस्था जिसको हम विधायिका कहते हैं। तो राज्यों में विधानमंडल किससे किससे मिलकर बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर विधानसभा और हमारे राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। ठीक है, तो जो राज्य का विधानमंडल होता है यह अपने राज्य के चुनाव से संबंधित विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। किसके लिए, इन स्थानीय स्वशासन के लिए, इन नगरीय निकायों के लिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि अनुच्छेद 243 का खंड ZG, तो निर्वाचन के संबंध में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसमें अनुच्छेद 243 से खंड ZG में यह लिखा है कि इनका जो चुनाव होगा किसका, नगरीय निकायों का, तो नगरीय निकायों के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है कि जो नगर पालिकाएं होती है या जो नगरीय निकाय होते हैं, तो नगरीय निकायों के लिए वित्त से जुड़े कुछ प्रावधान, तो वित्तीय प्रावधान भी इनके संबंध में किया गया है। तो कहाँ कहाँ पर इनके लिए वित्त से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो देखिए इसमें पहला कि लेखाओं की संपरीक्षा या इनके जो लेखे होते हैं इनके परीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड Z में इनके लेखाओं के परीक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के खंड Z में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं के द्वारा लेखा रखे जाने तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा या ऐसे लेखाओं का परीक्षण या परीक्षा का प्रावधान कर सकता है। आ रहा समझ में, तो हमारे विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि नगर पालिकाओं के द्वारा जो लेखा रखे जाते हैं ऐसे लेखाओं का संपरीक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा, ऐसे लेखाओं का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 से खंड Y में किया गया है। ठीक है, और यह वित्त आयोग जो नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है और इसकी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात यह वित्त आयोग केंद्र के वित्त आयोग को सिफारिश करता है। फिर केंद्र का वित्त आयोग केंद्र सरकार को इन्हें अनुदान दिलाने की सिफारिश करता है। इसके पश्चात फिर केंद्र सरकार इन्हें नगरीय निकायों को अनुदान देती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि राज्य एवं नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण संबंधी कार्य भी वित्त आयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, इसका अवलोकन भी यह वित्त आयोग करता है। इसके बाद फिर देखिए इसमें करारोपण की शक्ति, तो करारोपण की शक्ति तथा निधियां, तो अनुच्छेद 243 के खंड X में यह लिखा है कि राज्य का विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, लगान वसूलने तथा
उनका उपयोग करने की शक्ति भी इन्हें प्राप्त है या इन्हें उपयोग करने की शक्तियाँ भी दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम जल्द ही 74वां संविधान संशोधन या इस नगरीय निकायों के लिए जो अगला लेक्चर लेकर प्रस्तुत होंगे, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये अगले लेक्चर में हम इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।